हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी ये सब के अंदर स्वागत है। और नेक्स्ट वीडियो आ चुका है रीड मेंस L1 पेपर एनालिसिस पर पार्ट 6 होने वाला है हमारे सारे भूगोल के प्रश्नों का। और इससे पहले आपने 5 वीडियो डाल दिए, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। मैंने कला संस्कृति के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न और शैक्षणिक परिदृश्य के 2 पार्ट में प्रश्न, ये पांचों वीडियो डाल दिए, तो वो आप प्लीज़ देख लेना। ये पार्ट 6 आज इसमें हम भूगोल के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। और इससे पहले आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं भूगोल के लिए दीनदयाल की ये वाली बुक पढ़ी, तो मैं इसी ही पर क्वेश्चन बताऊंगा कि भूगोल के क्वेश्चन विद प्रूफ इससे बताऊंगा, है ना, कितने पूछे गए जो वो सब बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वाला। तो इसके अंदर दोस्तों ये देश, राज्य और राजस्थान की सीमा तो इस प्रकार से दे रखा है, क्योंकि ये यानी कि जो हमारी भूगोल की किताब है ना, इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, जो हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय, और वो पांचों क्वेश्चन अभी दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में स्थित है, इस प्रकार दिशा से पूछ रखा है ना। तो चलते हैं, हम मैप के अंदर देखते हैं और ये आपको आराम से मैप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फर्स्ट पूछ रखा था पंजाब, तो पंजाब उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद पूछ रखा था मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में स्थित है। और उसके बाद पूछ रखा था गुजरात और पाकिस्तान, तो गुजरात आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। तो ये वाला देख सकते हो आप, मैप में देख के भी पता लगा सकते हो। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, फिर इधर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात, इस प्रकार से। तो आप ये वाला मैप में से भी कर सकते थे और इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इसी टॉपिक से, राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर से आया था कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसकी आकृति किसके समान है। तो इसकी आकृति दोस्तों पतंग की तरह होती है। तो इसका मैं भूगोल की किताब के अंदर दिखा देता हूँ कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है और इससे 5 क्वेश्चन आए, मैं भी दिखाने वाला हूँ। तो इसके अंदर हमारी आकृति के अंदर ये लिख रखा है कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज है। विषम कोणीय चतुर्भुज भी आता है ना पेपर के अंदर, तो ये वाला क्वेश्चन भी इसमें मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर की तरफ में जमाइए। तो ये वाला क्वेश्चन भी ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि क्रम वाइज नक्शा इसी के अंदर दे रखा है। तो हम नक्शे से देखकर ही ये उत्तर ढूंढ सकते हैं और मैप में बनाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए नक्शे में देखते हैं कौन कौन से जिले में पूछ रखे थे। तो सबसे पहले मैं पूछ रखा था झालावाड़, तो झालावाड़ आपको पता है कि यहाँ है, तो ये सबसे दक्षिण में आ जाएगा। और फिर दे रखा था सवाई माधोपुर, तो इसके बाद ये सवाई माधोपुर आ जाएगा। फिर दे रखा था हमारे क्वेश्चन में जोधपुर, तो जोधपुर आपको पता है कि ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर सबसे ऊपर दे रखा था झुंझुनू, तो झुंझुनू यहाँ पर है। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले ये आ जाएगा। दक्षिण से जमाना है तो सबसे पहले झालावाड़ आ जाएगा, फिर सवाई माधोपुर आ जाएगा, फिर जोधपुर आ जाएगा, फिर झुंझुनू आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी इससे मिल चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा होने वाला इसी टॉपिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में जमाइए। तो आपको पता ही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। तो ये वाला हम देखते हैं किताब में। तो ये वाला दोस्तों क्वेश्चन हम देख सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम राज्य है और उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। तो क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश नहीं दे रखा है तो हम इससे मिला सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा हमें यूपी दिख रहा है, फिर आ जाएगा गुजरात और फिर हरियाणा तो छोटा। ये तो आप खुद के दिमाग से भी कर सकते हो ना, ये हर एक चीज़ लिखी नहीं होती है, फिर भी मिल चुके हैं किताब के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट
हमारा यानी कि फर्स्ट चैप्टर से 5 क्वेश्चन थे और पांचवा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नई जिले बनाए गए थे। तो सबसे पहले तो इसमें तारीख ही गलत दे रखी है, 9 अप्रैल नहीं है, उसमें 10 अप्रैल है। तो 10 अप्रैल को 3 नए जिले बनाए गए थे, बारा, दौसा, राजसमंद, है ना। तो ये वाले थे, लेकिन इसमें बारा, दौसा, राजसमंद, तो इसमें दौसा, राजसमंद, बारा तीनों लिख रखे थे, यानी कि इसके हिसाब से भी माने तो A C D राइट था, है ना। तो A C D ऑप्शन में कहीं भी नहीं था, A C D। तो ये क्वेश्चन बाद में बोर्ड को डिलीट ही करना पड़ा, वरना ये वाला क्वेश्चन भी इस बुक के अंदर मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लीजिए। राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर से 5 क्वेश्चन आ गए थे। तो भूगोल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक रहती है ना। और सेकंड वाला ऑप्शन है कि वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान में कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, शरद ऋतु मध्य सितंबर से दिसंबर तक रहती है। तो ये ऋतु वाले टॉपिक के अंदर देनवाल के अंदर ये आपको दिखाता हूँ, शीत ऋतु यानी कि पूरी अक्टूबर से फरवरी तक रहती है ना। तो इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक तो मानसून परिवर्तन काल और शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक। तो ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट बैठता है कि शीत ऋतु इसी में आती है, मध्य सितंबर से दिसंबर तक रहती है ना। तो शीत ऋतु ही रहती है, क्योंकि वर्षा ऋतु तो आपको पता है कि मध्य जून से सितंबर तक, और फिर जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मार्च से जून तक रहती है ना। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ये मिल चुका है इसमें। और सेकंड वाला ऑप्शन है कि वर्षा की बरसात खुले आसमान के कारण तापमान 38 डिग्री तक चला जाता है, क्योंकि वर्षा की बरसात जब धूप निकलती है तो राजस्थान का तापमान 38 डिग्री तक चला जाता है, क्योंकि राजस्थान का सामान्य तापमान भी 38 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ये देख सकते हो, राजस्थान का सामान्य औसत वार्षिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वर्षा के पश्चात साफ मौसम होगा तो 38 डिग्री तापमान चला जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी मिल चुका है, दोनों ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि खेजड़ी वृक्ष ने चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था और अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों ने महिलाओं के खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया था। तो ये हमारी देनवाल के अंदर वन संपदा के अंदर जो टॉपिक है ना, उसके अंदर ये देखिए खेजड़ी दे रखा है। खेजड़ी के अंदर ये देखो दोस्तों, ये लिख रखा है खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये देखिए प्रेरणा स्रोत यानी प्रेरित होती है। फिर नेक्स्ट वाला है कि अमृता देवी विश्नोई के संभाग में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया है। तो ये देखिए सेकंड वाला ऑप्शन भी मिल चुका है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसे मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यही भूगोल का कि राष्ट्रीय उद्यान और उनके संबंधित जिलों को जमाइए। तो हमारी भूगोल किताब में ये आ जाता है राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक, वन संपदा ये आगे वाला टॉपिक ही है। तो सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है सवाई माधोपुर में, उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, और उसके बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का वाला। तो सरिस्का वैसे आपको पता ही है कि अलवर में स्थित है ना सरिस्का। और फिर आ जाता है कि मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है हमारा कोटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इसमें कोटा दे रखा था, तो ये देखिए ये लाइन टू लाइन तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर मिल चुके हैं। सरिस्का वाला ये मिल चुका है अलवर के अंदर, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा जिलों से संबंधित। तो राजसमंद के अंदर है पिछोला झील, उदयपुर, आना सागर, अजमेर और सिलीसिया अलवर। तो ये हमारे देनवाल के अंदर जिलों वाले टॉपिक के अंदर, जिले एवं बावड़े वाले टॉपिक के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे पहले राजसमंद झील, फिर पिछोला झील। तो ये रखा है पिछोला झील, हेडिंग से ही क्वेश्चन आया हुआ है ना। और उसके बाद आ जाती है हमारी राजसमंद झील, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी सिलीसेट झील जो कि अलवर में है, और फिर एक और हमारी लास्ट बच जाती है आना सागर झील। तो ये रही आना सागर झील। तो देखिए हेडिंग से क्वेश्चन आ रखे है ना। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों वापस एक और क्वेश्चन झीलों से संबंधित आया था कि लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है, यानी कि सांबर झील किस नदी से जल प्राप्त करती है। तो ये वापस झीलों वाले टॉपिक के अंदर ये देखिए ये सांबर झील। तो ये यहाँ पे लिख रखा है किन किन झीलों से नदी या पानी प्राप्त करती है ना, जल स्रोत। तो
सबसे पहले है मेंटा नदी, फिर रूपनगढ़, फिर खारी खंडेला। तो सबसे पहले इसके अंदर ये देखो रूपनगढ़ नदी है ना, दक्षिण दिशा से आती है, तो रूपनगढ़ इसके अंदर राइट होगा और ये वाला क्वेश्चन भी इससे मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो जिले वाला टॉपिक है उसके अगले वाले टॉपिक बांध से संबंधित है। और बांध वाले टॉपिक के अंदर ये देख लीजिए कि माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है और ये माही नदी पर निर्मित है। तो किस नदी पर निर्मित है, तो माही नदी पर निर्मित है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल चुका है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। तो ये हमारे नदियों वाले टॉपिक के अंदर देनवाल के अंदर आ चुका है और इसमें लिख रखा है कि बनास नदी। तो देखो बनास नदी को वर्णासा या वन की आशा नदी कहा जाता है और इसके 10 नदी उपबेसिन हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी है इसके अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा मिल चुका है कि वनासा वर्ण की आशा बनास नदी को कहा जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में कौन कौन से कथन राइट है ना। तो ये वाला आ जाता है हमारा कौन से टॉपिक से आता है, ये आता है भौगोलिक स्वरूप के अंदर। तो भौगोलिक स्वरूप के अंदर हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। तो सबसे पहले तो इसके अंदर लिखा है कि हाडोती पठार के रूप में दक्षिणी पूर्वी पठार हाडोती पठार के रूप में जाना जाता है। तो ये लिखा है कि हाडोती पठार के रूप में जाना जाता है ना। उसके बाद लिख रखा है कि दक्षिणी पूर्वी पठार बारां, बूंदी, कोटा जिलों में विस्तृत है। तो ये लिख रखा है कि दक्षिणी पूर्वी पठार कोटा, बारां, बूंदी में विस्तृत है और भी इन जिलों में विस्तृत है ना। और फिर है कि चंबल नदी इसकी मुख्य नदी है और चुलिया जलप्रपात इसमें स्थित है। और नेक्स्ट वाला है कि चंबल नदी इसकी मुख्य नदी है। तो चंबल और बनास इसकी मुख्य नदी है और आपको पता है कि चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में है। तो ये वाला भी इसमें ही आएगा क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठार में ही आता है चुलिया जलप्रपात, है ना। सीधा तो यहाँ नहीं लिखा है कि चुलिया जलप्रपात स्थित है, लेकिन आपको पता है कि दक्षिणी पूर्वी पठार में ही आता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया है कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, काल मेघ पौधे प्रदान किए जाते हैं और योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग में सार्वजनिक अभियान के रूप में क्रियान्वित है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे वन संपदा वाले टॉपिक के अंदर आ जाता है और ये इसके अंदर हम देखते हैं कि घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को चली थी और इसमें तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा के 8 पौधे दिए जाते हैं ना और इसकी नोडल एजेंसी वन विभाग है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर मिल चुका है। ये देखिए घर घर औषधि योजना है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। और दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में सागौन के वन स्थित है और सबसे अधिक सागौन वन क्षेत्र वाला संभाग कौन सा है। तो ये वन संभाग अलग होते हैं। तो इसके अंदर बांसवाड़ा राइट था, लेकिन ये वाला इस बुक के अंदर नहीं था, तो ये आउट ऑफ बुक माना जाएगा। और मैंने भी ये उदयपुर करके आ गया था क्योंकि ये वन संभाग का मुझे भी पता नहीं था, तो मेरे भी ये क्वेश्चन राइट नहीं हुआ था क्योंकि रॉन्ग हो गया था। तो बांसवाड़ा इसके अंदर राइट है और ये आउट ऑफ बुक है। ये कौन सी बुक से आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी पता नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आ जाता है कि राजस्थान में जिलों की जनसंख्या में अवरोही क्रम में जमाई है। तो ऑप्शन के अंदर था अलवर, बाड़मेर, बूंदी, बीकानेर, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनसंख्या सबसे 5 बड़े ज़िले कौन से जनसंख्या की दृष्टि, है ना। तो सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो इसके अंदर सिर्फ जो सबसे बड़ी जनसंख्या थी वो अलवर की थी, है ना। तो ए ऑप्शन से राइट हो रहा था, तो ए ऑप्शन 2 के अंदर थे। उसके बाद आ जाता है इनमें सभी में बाड़मेर में सबसे ज़्यादा होगी, आपको भी पता चल जाएगा। फिर इसमें बीकानेर आ जाएगा और फिर इसमें बूंदी आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन राइट था और ये वाला हो गया था। इसके अंदर मेन आपको ये 5 ही याद करने की, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। बाद में आप जिले के हिसाब से देख सकते हो, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी दोस्तों भूगोल के क्वेश्चन में ही आएगा या फिर आप इसे करंट के हिसाब से मान सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में, तो ये करंट के हिसाब से था, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की। इसमें राजस्थान में कौन सा नहीं है, तो ये करंट के हिसाब से ही था, लेकिन भूगोल का ही है ना। तो इसमें नारायण सागर नहीं था, बाकी ये मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी राजस्थान के अंदर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है कि ये अरावली से संबंधित है कि राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है और प्रथम वर्ष में जोर वृक्षारोपण पर
है और यह अरावली हरिद्वार परियोजना से संरेखित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भूगोल का है, लेकिन ये करंट के हिसाब से था क्योंकि ये हाल ही में योजना चली थी एक हरित विकास की, एक वृक्षों की पट्टी का निर्माण किया जा रहा था जो कि गुजरात से राजस्थान होते हुए फिर जहाँ तक दिल्ली तक है ना अरावली, तो उनसे संबंधित था। तो ये वाला क्वेश्चन शायद करंट के हिसाब से था, है ना। तो ये वाला इस बुक में नहीं था। इस बुक में तो ये एक अलग परियोजना है, ये वाली है कि अरावली वृक्षारोपण परियोजना, ये अलग है, और अरावली हरित विकास योजना ये वाली अलग है। तो ये वाली शायद करंट के हिसाब से पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है हमारा साक्षरता के हिसाब से, है ना। तो राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर को आरोही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले तो आपको पता ही साक्षरता में सबसे पहले कोटा आ जाएगा, है ना। आरोही यानी छोटे से बड़े क्रम में जमाइए, यानी कोटा सबसे लास्ट में आएगा। तीनों ऑप्शन में सबसे लास्ट में था कोटा। तो हम देखते हैं बुक के अंदर। लेकिन दोस्तों साक्षरता दर के अंदर आपको पता ही है कि जो मेन होता है हमें तो वो याद होता है, जैसे कि कोटा हो गया, जयपुर हो गया, इस प्रकार से, है ना। लेकिन अब ज़िले तो कौन से कोई से भी पूछ सकते हैं, तो हर एक ज़िले का तो हमें याद नहीं रहेगा। और इसमें सीधा सीधा ये वाला क्रम तो बुक में नहीं दे रखा है ना, पर हमें अंदाज से ही करना पड़ता है क्योंकि ये वाला बुक में साफ साफ नहीं दे रखा था। तो ये वाला क्वेश्चन को भी आप आउट ऑफ बुक ही मान सकते हो। और वैसे ये वाला क्वेश्चन किसी भी बुक में साफ साफ नहीं दे रखा होगा। और ये वाला क्वेश्चन मेरे भी रॉन्ग हो गया था क्योंकि कोटा वाला ऑप्शन से हो रहा था, लेकिन तीनों में कोटा लास्ट में थे, तो तीनों ऑप्शन में से एक चुनना था, तो मैंने ये वाला कर दिया था। लेकिन ये वाला राइट है। सबसे पहले कोटा आ जाएगा, फिर सबसे ज़्यादा फिर राजसमंद की है, और इसके बाद नागौर की, और सबसे कम पाली की है इसके अंदर, है ना। ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर नहीं था। और बाकी भूगोल के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, नहीं अभी थोड़े और बाकी है। तो चलिए ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है शायद, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन अभी बाकी है कि शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ औसत 50 से 150 सेंटीमीटर होती है और यहाँ पाए जाने वाले अबोनी और जंगली आम हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों ये लिख रखा है कि शुष्क वन, पर इसमें पूरा शुष्क नहीं लिख रखा है ना, यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी पूरा वन लिख रखा है ना। तो इसमें लिख रखा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। और इसमें ये जंगली आम वाला तो मुझे इसमें कहीं नहीं मिल रहा। आपको अगर पता हो तो ये वाला क्वेश्चन बताना, इसका मुझे नहीं पता है ना। तो ये हमारी भूगोल के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन का आप बताना कि बोर्ड ने कौन सा राइट माना था आंसर, है ना। तो ये हमारे भूगोल के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और भूगोल में बहुत सारे क्वेश्चन आए, आपने देख भी लिए होंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भूगोल के आते हैं हमारे पेपर में ना। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन ये हमारा रह चुका है मिट्टियों के अंदर से। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं मिट्टियों के अंदर से। तो मिट्टियों वाला ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि काली मिट्टी के अंदर पोटास और लाइम की प्रचुरता रहती है ना। क्योंकि ये एक ऑप्शन से हो रहा था कि पर्वतीय मृदा में कंकड़ और पत्थर पाए जाते थे, डी के माए 3 सिर्फ इसके अंदर ही था। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ मिट्टी वाले में। सबसे पहले हम देखते हैं काली मिट्टी के अंदर पोटास और लाइम की प्रचुरता रहती है। तो ये वाला है मृदा वाला टॉपिक। तो इसमें काली मृदा को देखते हैं, तो इसमें देखिए पोटास की अधिकतम मात्रा होती है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि लेटेराइट मृदा में नाइट्रोजन और पोटास की कमी रहती है। तो लाल लोमी मृदा को लेटेराइट मृदा बोलते हैं। तो इसमें ये देख लीजिए आप कि पोटास की कम मात्रा पाई जाती है ना, पोटास की कम मात्रा पाई जाती है। और फिर ये वाला भी हो चुका। फिर पर्वतीय मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो इसमें सीधा तो नहीं लिख रखा है, लेकिन आपको पता है कि कंकड़ पत्थर पर्वतीय मृदा में पाए जाएंगे। और कंकड़ पत्थर यानी हिली सॉल्स यानी पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में पाए जाते हैं। और जो नवीन मृदा होती है ना, नवीन जलोढ़ मृदा, उसे खादर कहा जाता है। तो ये मिट्टी वाला टॉपिक भी हमारा मिल चुका है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट ये ऊर्जा से संबंधित टॉपिक आया था दोस्तों कि कितनी मेगावाट की क्षमता है। तो इसमें सिर्फ एक से हो रहा था कि राणा प्रताप सागर की 172 मेगावाट है ना। तो बी के अंदर एक सिर्फ इसमें था कि 172 मेगावाट। तो ये ऊर्जा वाला टॉपिक से मैं आपको बता देता हूँ कि चंबल के अंदर ये देख लीजिए अब राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट है ना। और ये एक नेक्स्ट वाला है कि रावतबाटा यानी कि नहीं, ये राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन रावतबाटा 1180। तो ये इसमें आप देख लीजिए कि रावतबाटा परमाणु जो कि 1180 मेगावाट से संबंधित है ना। तो ये 2 ऑप्शन मिल चुके थे इसके अंदर। तो ये देख चुको
तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं भूगोल के लगभग आए हैं 25 क्वेश्चन, लगभग तो क्या 25 से 26 क्वेश्चन आए हैं ना, 25 क्वेश्चन आए हैं भूगोल के, 25 से 26। तो मैंने सारे क्वेश्चन का बता दिया है, सिर्फ एक या 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़कर जो कि इससे बाहर है, बाकी सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिल चुके हैं। तो भूगोल के अंदर आप एक बुक प्रेफर कर सकते हो, और ये वो दीनदयाल ले सकते हो, नाथ ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, सिर्फ एक ही बुक ले सकते हो, क्योंकि सभी पब्लिकेशन ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमारी बुक से आई है ना। तो ये वाला लॉजिक ही है। तो आप कौन सी बुक भूगोल के लिए पढ़ोगे ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पर बनाऊँ, कौन से सब्जेक्ट का पेपर सोल्यूशन करवाऊँ, ये भी बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो पर भी 200 लाइक होने पर नेक्स्ट पार्ट में जल्दी बना दूंगा, तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।